अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। बीकॉम पार्ट 2 एडीसी पार्ट 2 के अंदर पढ़ाई जाती है। अभी मैं आज एग्ज़ामिनेशन पेपर नहीं करा रहा। मैंने इससे पहले एक लेक्चर दिया था जो आपको नज़र आ रहा है। इसका मेरा टॉपिक है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेल्स, यानी वो सेल्स जो रेगुलर नहीं है बल्कि पब्लिक की यानी कस्टमर की आसानी के लिए मुख्तलिफ पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली छोटी छोटी पेमेंट उनसे वसूल की जानी है और अशिया उनको उसी दिन दे देनी है जिस दिन वो एग्रीमेंट करते हैं, जिस दिन वो सेल होती है। इंस्टॉलमेंट सेल, ऐसी सेल को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सेल। ऐसी सेल जिसकी अदायगी माल के डिलीवरी करते वक्त नहीं वसूल होती बल्कि थोड़े थोड़े पैसों की शक्ल में, जिसको किस्तें बोलते हैं, किस्तों में 1 साल 2 साल के अंदर जाके मुकम्मल होती है। ऐसी सेल को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स। इस सेल्स को करने के लिए जब आप किसी दुकान पे जाते हैं जो ये कारोबार करते हैं इंस्टॉलमेंट सेल देने का, वहाँ आप जाते हैं, वहाँ का एक फॉर्म भरते हैं, आप फिल करते हैं। जो भी आइटम आपको पसंद होता है उसकी कीमत सारी मालूमात करने के बाद कि कैश पे कितने का और किस्तों में कितने का और कितनी किस्तों पे कितनी किस्त बनेगी, ये और कितना एडवांस देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप एक फॉर्म भरते हैं। फॉर्म के साथ जो है एक या दो आदमी की जो गारंटी होती है, जिसको दुकानदार जानता है, जो आपकी जिम्मेदारी लेता है, वो कार्ड फिल करते हैं गारंटी का। फिर उसके बाद उसको एडवांस जो वो तलब कर रहा होता है, कुछ 10,000 20,000 उसकी अशिया के मालियत के मुताबिक वो कुछ एडवांस लेता है, 10% 15%, वो एडवांस उसको देते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांस देने के बाद वो अशिया आपको हैंड ओवर कर देता है और आपको एक किस्त का डॉक्यूमेंट दे देता है जो आपने हर माह उस कार्ड बना होता है, वो कार्ड को ले जाके उसमें अपनी चीज़ की एंट्री कराते हैं कि इतने पैसे आपने पेमेंट कर दिए, बाकी कितना बैलेंस रह गया। इस तरह का ये आसानी होती है लोगों के लिए, लोगों के पास अशिया मिल जाती है कम पैसों के अंदर और उसको इस्तेमाल करते रहते हैं और हर माह जो है अपनी आमदनी में से उसकी किस्त देते रहते हैं। एक वक्त आता है किस्तें मुकम्मल हो जाती हैं और वो उस चीज़ का मालिक हो जाता है। इस तरह पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ये बहुत आम है। इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर गरीब लोगों के लिए बआसानी अशिया मिल जाती है, कम पैसे दे के जो है अशिया मिल जाती है और बाकी अब पैसे किस्तों में दी जाते हैं। तो इससे आज के लेक्चर से पहले मैं इंस्टॉलमेंट सेल के बाद एक लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें मैंने 3 कंपटीशन आपके सामने रखे थे। इंस्टॉलमेंट सेल में ये 3 कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानना, इनको करना आना चाहिए आपको सवाल करने से पहले। तो वो मैंने करे थे, आपके सामने भी नज़र भी आ रहा है, दिखा भी रहा हूँ। इसके बाद जो आज का टॉपिक है मैं इसकी जनरल एंट्री फॉर्मेट बनाऊँगा कि जनरल एंट्री किस तरह की जाती है इसके अंदर। और एक कंपटीशन और बाकी रह जाता है, अगर सवाल में आता है कि इंस्टॉलमेंट देने में कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो गया, नाकाम हो गया, तो दुकानदार के पास ये राइट होते हैं कि वो अपनी अशिया जाके अपने कब्ज़े में ले लेता है उससे। उसको बोलते हैं रिपोजिशन ऑफ मर्चेंडाइज या रिपोजिशन ऑफ गुड्स। तो उस रिपोजिशन जब वो कर लेता है, अपने कब्ज़े में ले आता है, तो जितनी भी उसने पेमेंट की होती है कस्टमर ने, वो सब फोरफिट यानी ज़ब्त कर ली जाती हैं, कोई पैसा वापस नहीं होता। फिर वो उसकी कंडीशन के मुताबिक वो मार्केट में सेल करता है और सेल्स इन अलाउंस उसको ज़्यादा भी मिल सकता है उसकी कीमत से और कम भी मिल सकता है। कंडीशन हो सकती है, ज़्यादा मिलता है तो गेन हो जाता है, कम मिलता है तो लॉस हो जाता है। तो वो कंपटीशन हमारा बाकी है कि वो कैसे किया जाता है, वो हम सवाल के साथ ही आपको सिखाएंगे। ठीक है, बाकी ये 3 कंपटीशन तो आपको आना चाहिए जो मैंने लिख दिया, अपलोड कर दिए। एक नज़र दिखा देता हूँ जो मैंने कंपटीशन किए थे। पहला कंपटीशन किया था कंपटीशन फॉर अमाउंट ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, यानी वो मुनाफा जो आपको आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकबिल में मिलने वाला है। आपको जो आपने सेल करी है उस सेल पे जो आपने मुनाफा रखा है वो उस वक्त नहीं मिला जिस वक्त सेल करी है, लेकिन फ्यूचर में जो जो कलेक्शन आएगी, किस्तें वसूल होंगी, हर किस्त के ऊपर से थोड़ा थोड़ा मुनाफा आपको वसूल होता रहेगा। इसी को डेफर्ड करते हैं, जो फ्यूचर में तकसीम हो गया, फ्यूचर की तरफ चला गया, प्रॉफिट और डेफर्ड होता है। या अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो अभी वसूल नहीं हुआ एट द टाइम जब हमने सेल करी है, इसी को इसका कंपटीशन करते हैं कि जब हमने सेल करी थी कि उसमें हमने टोटल मुनाफा अपना डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना रखा था। वो कंपटीशन आपको आना चाहिए। हमेशा सवाल शुरू करने से पहले आपको टोटल डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट तलाश करना है, कितना है, नहीं है तो उसको मालूम करना पड़ता है। मालूम करने की ये 2 आइटम हैं। इस सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सेल सवाल में तलाश करते हैं, इंस्टॉलमेंट सेल का अमाउंट लिखते हैं। फिर सवाल में तलाश करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल कितनी दी है, वो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल माइनस करते हैं। बाज़ दफ़ा अमाउंट भी दे देते हैं और बाज़ दफ़ा परसेंटेज दे देते हैं कि इंस्टॉलमेंट सेल की 80%, 60%, 70% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, तो आप उस इंस्टॉलमेंट सेल की 80-60 जितनी परसेंट थी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट मालूम करके कॉस्ट ऑफ गुड्स और इंस्टॉलमेंट सेल में से माइनस करेंगे तो आपके पास मुनाफा आ जाएगा जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट।
ये मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था। इसके बाद मैं दूसरा कंपटीशन में जब आपको मुनाफा पता चल जाए कि फ्यूचर में हमने टोटल अपनी इंस्टॉलमेंट सेल पे इतना मुनाफा लेना है, जैसे इस केस में 2 लाख रुपए का था, तो ये 2 लाख रुपए टोटल सेल्स का कितने परसेंट है, तो हम ये चूँकि DGP प्रॉफिट है, ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, DGP बोलते हैं इसको, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। DGP जो अमाउंट है 2 लाख रुपए का, इसकी परसेंटेज क्या बनती है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड कंपटीशन आपका होता है परसेंटेज, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज बनाने का। तो DGP परसेंटेज लिखेंगे, फिर इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर DGP अमाउंट लिखेंगे, 2 लाख रुपये था, फिर ज़रब देंगे 100 से, चूँकि परसेंट मालूम कर रहे हैं, और तकसीम कर देंगे हम इंस्टॉलमेंट सेल से 5 लाख रुपये जो इंस्टॉलमेंट सेल की है, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी DGP की। ठीक है, तो यहाँ मेरे सवाल में 2 लाख ज़रब 100 तकसीम 5 लाख रुपये, तो मेरे पास 40% आ गई है। ठीक है, तो हमने मुनाफा जो रखा है इस 5 लाख की इंस्टॉलमेंट सेल में 40% मुनाफा रखा है, जो फ्यूचर में मिलेगा। तीसरा कंप्यूटेशन मैंने आपको बताया था, वो था कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी वो मुनाफा जो हमें वसूल हो गया है। जैसे जैसे आपको एडवांस पेमेंट आती है, एडवांस पेमेंट में आप 40% जो आपने DGP की रेट मालूम करा है वो परसेंटेज अप्लाई करें, उसके 2 हिस्से बनेंगे, एक कॉस्ट का होगा और एक प्रॉफिट का, था वो कन्फर्म प्रॉफिट हो जाएगा एडवांस पेमेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मंथली किस्तें आती जाएंगी, कलेक्शन आती जाएंगी, आपको कलेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 40% जो आपका DGP अमाउंट परसेंटेज है, तो 40% आपका जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट था वो चूँकि वसूल हो गया, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है अमाउंट, और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ना शुरू होता है जैसे जैसे कलेक्शन आती है। तो ये हमारा कलेक्शन ज़रा DGP परसेंटेज रेट तकसीम 100, ये आपका फार्मूला था, तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था 40%, पिछले सवाल के अंदर ही है। तो बस यहाँ से हम चलते हैं, आज आगे बढ़ाते हैं सवाल को कि इसकी एंट्रियाँ कैसे बनाई जाती हैं। इसके बाद हम एंट्री सवाल के अंदर जो ट्रांजेक्शन आती हैं उसकी एंट्री कैसे बनती है, मैं फॉर्मेट लिखता हूँ एंट्री का, आप वैसे एंट्री बनाते जाइएगा, एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर मैं पेपर सवाल करूँगा तो उसमें समझाऊंगा नहीं, सॉल्व करते चलाऊँगा पेपर। तो इस चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इंग्लिश मास्टर चैनल हमारा है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें दूसरे लोगों को, ताकि ज़्यादा सब्सक्राइब हो, ज़्यादा इस जो है इसको लाइक करें लोग, तो हम ज़्यादा बेहतर लेक्चर देंगे आपके लिए आसानी के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई कमेंट्स, हमारे पास ज़्यादा लोगों का कमेंट्स आता है कि ये सवाल पहले हल करा दें, ये सवाल पहले करा दें, हम वो सवाल आपके सामने हल करा देंगे, लेकिन वो आपके डिपेंड कमेंट्स में करता है, वरना अदरवाइज़ हम अपने हिसाब से चलते रहेंगे। ये हमें पता है आपका 9 तारीख को पेपर है, सारी अकाउंटिंग नहीं हो सकती, जो इंपॉर्टेंट सवाल आप बताएंगे तो हम वो सवाल पहले कर देंगे आपको, ये डिपेंड आप पे करता है, वरना हम अपने तरीके से ये चलाते रहेंगे अकाउंटिंग को इस तरीके से। तो चलते हैं आप इसके फॉर्मेट एंट्री की तरफ, कैसे बनती है इम्तिहान में। जो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक फ़र्ज़ी नाम ले लिया है, चूँकि अभी सवाल कोई हमारे सामने है नहीं, ये फ़र्ज़ी है, ये मैंने मैसर सैयद ब्रदर्स नाम ले लिया है। रिक्वायरमेंट आपसे कहा गया है जनरल एंट्रीज पास करें, ये ट्रांजिशन इम्तिहान में दी जाएंगी सवाल के अंदर। फिर इसके अंदर कोई पीरियड बताया जाएगा, फॉर द पीरियड ऑफ दिसंबर, फॉर द पीरियड ऑफ 2019 या फॉर द मंथ ऑफ 2016, कोई भी पीरियड दे सकते हैं, मैंने बना दिया आपको फॉर द पीरियड ऑफ, फिर वो आगे लिख दिएगा। ठीक है, ये जनरल मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली जनरल की, आप सबको पता है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। पहले ऊपर लाइन खींचिए, फिर ये नीचे लाइन खींचिए, फिर ये मैंने वर्टिकल लाइन खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद एक कॉलम जो क्रेडिट का कॉलम हो गया, दूसरा डेबिट का कॉलम के लिए वर्टिकल लाइन खींची। फिर मैंने ये थोड़ा पोस्ट रेफरेंस होता है, जो अभी थियोरेटिकल अकाउंटिंग में इसका काम नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में यहाँ हम जो है अकाउंट्स के नंबर लिखते हैं, यहाँ पे हर अकाउंट के यहाँ नंबर लिखे जाते हैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में। तो अभी इसका काम जो खाली रहेगा ये हमने बड़ा कॉलम बन जाता है आपका पर्टिकुलर, यानी तफसीलात का कॉलम होता है, यहाँ तफसीलात टाइटल ऑफ अकाउंट्स आते हैं यहाँ पे, और थोड़ी नरेशन वगैरह आती है इसके अंदर। फिर ये डेट के कॉलम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यहाँ तारीखें लिखते हैं या मंथ और ईयर लिखते हैं, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। आपने अब सीखा भाई ये पहले, लेकिन मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। ये तमाम चीज़ों के नंबर होते हैं, अगर आप सब चीज़ों को नहीं करेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिल पाते। आपने सवाल पूरा हल कर दिया, लेकिन आपने इन चीज़ों को अपने तरीके से नहीं करा था, पूरे नंबर नहीं मिल पाते आपको। जो अगर आप 100 नंबर 100 में 100 नंबर लेना चाहते हैं सवाल, तो आपको ये सारी चीज़ों को पता होने चाहिए। तो पहले सबसे पहली लाइन पे नाम लिखते हैं, हम ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं, मैसर सैयद ब्रदर्स के लिए बना रहे हैं। फॉर होम किसके लिए बना रहे हैं, सवाल हमारा है फॉर होम किसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, सैयद हम व्हाट डॉक्यूमेंट इज़ प्रीपेड, वो कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं या जनरल बना रहे हैं हम, वैन कब बना रहे हैं, कौन से पीरियड का बना रहे हैं, फॉर द पीरियड। ये 3 सवाल आपको सॉल्व करना होता है। सही अकाउंटिंग सीखने के लिए मेरा काम है आपको सही अकाउंटिंग सिखाऊं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले आपको सबसे पहले एंट्री जो आप पास करेंगे, यहाँ फॉर्मेट कराऊँ एंट्री का, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ तो आपको पता चले कि आप पहली एंट्री कौन सी पास करेंगे। सवाल जब भी शुरू होगा सबसे पहले आप करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री पास करेंगे।
एंट्री नंबर 1 किसकी होगी? इंस्टॉलमेंट, ये मैं रेड में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये हेडिंग है। ये इम्तिहान में मत लिखिएगा, ये मैं एंट्री याद करने के लिए आपको लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स। ये हेडिंग इम्तिहान में मत डालिएगा, आपको बार बता रहा हूँ। ये मैंने आपको याद करने को बताया कि जो मैं एंट्री बनाऊँगा अभी वो इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री होगी। आपको बस ज़बानी याद होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री ये बनती है, लेकिन ऊपर ये मत लिख दीजिएगा इंस्टॉलमेंट सेल्स। लिख भी देंगे तो एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, उसमें कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आप याद रख लें इंस्टॉलमेंट सेल के सवाल में इंस्टॉलमेंट सेल का अमाउंट उठाइएगा, सवाल में दिया गया होगा इंस्टॉलमेंट सेल का, उसकी एंट्री पर इंस्टॉल, जैसे आप पास ही करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, बिल्कुल वो उसी तरीके से एंट्री बनेगी, लेकिन उसके साथ लफ्ज़ इंस्टॉलमेंट एडजेक्टिव लग जाएगी इंस्टॉलमेंट की। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। आपने बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में इंस्टॉलमेंट वो पढ़ा था, अकाउंट रिसीवेबल टॉपिक पढ़ा था। अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री पास करते थे, जो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट उधार में पास करते थे। एक रेगुलर सेल जो होती थी जो उसी वक्त कैश मिल जाता था या उधार में होती थी, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते थे, सेल क्रेडिट करते। चूँकि ये इंस्टॉलमेंट की तो लफ्ज़ यहाँ इंस्टॉलमेंट आ गया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। यहाँ फर्स्ट करें मैं अमाउंट लिख देता हूँ कितने का हमने प्रोडक्ट बेची है, 5 लाख की। मैंने पिछले सवाल है 5 लाख रुपये लिया था फर्जी अमाउंट। 5 लाख की मेरी इंस्टॉलमेंट से लिए 5 लाख रुपए कस्टमर से जो है 2 साल के अंदर या 1 साल की जो शेड्यूल बना होगा, एग्रीमेंट बना होगा, उसके अंदर किस्तों की शक्ल में वसूल होंगे। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया इंस्टॉलमेंट सेल्स, वरना मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट करता उधार में रेगुलर सेल। अब चूँकि यहाँ लफ्ज़ इंस्टॉलमेंट ज़रूर आएगा साथ में, इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये एंट्री आप याद कर लें। इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री है एग्जाम के अंदर, जो अमाउंट दिया जाएगा 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट सेल्स हो गई आपकी। ये आपका असेट्स अकाउंट हो गया, ये रेवेन्यू अकाउंट हो गया, ये आप वसूल करेंगे पैसे, ये आपकी आमदनी है, इससे आपकी आमदनी बनेगी। जब आप एंट्री पास कर लेंगे तो एक नरेशन की जाती है, ब्रैकेट के अंदर वजाहत होती है शॉर्ट में। तो यहाँ लिखेंगे हम टू रिकॉर्ड इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये आप वजाहत करेंगे। नहीं करेंगे तो नंबर आपके कटेंगे इसके, ये लाजमी होती है, मैंडेटरी होती है, लाजमी। देखिए मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटिंग के मुताबिक पूरा सिखा रहा हूँ। कोचिंग सेंटर में कितना सिखाते हैं वो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, वो जल्द टाइम के अंदर जल्दी जल्दी निकालते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यहाँ सही तरीके से सिखाऊँगा। ये इस तरीके से आप जो है नरेशन करेंगे, पहली एंट्री आपकी हो गई। जब आप पहली एंट्री पास कर देंगे तो फौरी तौर पर आपको कॉस्ट की एंट्री पास करना पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की। आप तलाश करिएगा जो हमने 5 लाख की सेल्स करी है, इसकी कॉस्ट क्या आती है सवाल में, या तो परसेंटेज में दी होगी या अमाउंट के अंदर दी होगी। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 2 तरीके होते हैं। जब कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर तो हम आपको मर्चेंडाइज रिकॉर्ड करने की, अगर आपका परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम उन्होंने बताया है तो हम मर्चेंडाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम बताया है सवाल के अंदर तो हम परचेजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अक्सर ज़्यादातर सवाल में परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, हम मर्चेंडाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट सेल्स में। लेकिन मैंने आपको बता दिया 2 तरीक़ेकार होते हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के। ये जो मर्चेंडाइज होती है, अगर पीरियोडिकल सिस्टम है तो हम लफ्ज़ परचेज़ का इस्तेमाल करते हैं, और सेल करते हुए सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर पीरियोडिकल अगर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है तो मतलब मर्चेंडाइज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम होता है तो लफ्ज़ परचेज़ का इस्तेमाल करते हैं। भाई ये याद रख लीजिएगा। अगर सवाल में कुछ भी ना कहे तो मर्चेंडाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल करिए, ये समझिएगा परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से मैं कर रहा हूँ लफ्ज़ मर्चेंडाइज। अब सेकंड एंट्री आप फ़ौरन पास करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती थी ना आपकी रेगुलर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, जो आपने बीकॉम में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम लफ्ज़ है कॉस्ट ऑफ या एडजेक्टिव लगे इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये हेडिंग मैं आपको डाल रहा हूँ, आपको बता दिया है कि आप हेडिंग मत डालिएगा, आपका टाइम ज़ाया होगा, आप डायरेक्ट उसकी एंट्री पास करिएगा। ठीक है, ये याद करने के लिए ताकि पता चले ये जो एंट्री मेरे पास है, ये फॉर्मेट जो बना है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स का है। अब मैं एंट्री पास करता हूँ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की। मैं एंट्री पास कर रहा हूँ यहाँ पे परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को मानते हुए, जिसमें मैं मर्चेंडाइज को क्रेडिट करूँगा। यहाँ मैं रिकॉर्ड करूँगा, आपको कॉस्ट डेबिट करूँगा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट
सेल्स को डेबिट किया, चूँकि ये कॉस्ट है और एक्सपेंस से ताल्लुक़ होता है। एक्सपेंस हमेशा जब भी इनकर्ड होता है वो डेबिट में किया जाता है। और क्या चीज़ मेरे जब मैंने माल बेच दिया तो मेरे पास से मेरी मर्चेंडाइज़ कम हुई है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में मर्चेंडाइज़ लिख दूँगा। अगर पीरियोडिकल सिस्टम होता है यहाँ परचेज़ का लफ्ज़ लिख देता मैं। ये तो बाद मैंने आपको क्लियर बता दी है मर्चेंडाइज़ क्रेडिट के। हमने सवाल के अंदर अभी आपको दिखाया था जिसमें कंपटीशन किए थे, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन 3 लाख रुपए की ली थी। तो मैं यही वही फिगर यहाँ ले लेता हूँ, 3 लाख रुपये। मैंने पहले ब्लैक से लिख दिया, चलो अब मैंने ब्लू से कर दिया, ब्लू से लेकर चलता हूँ। 3 लाख ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन की एंट्री पास कर देंगे, एक नरेशन करेंगे, छोटी सी लाजमी होती है, वो मैंडेटरी होती है, छोड़ना नहीं उसको। टू रिकॉर्ड, क्या हमने रिकॉर्ड करी है, जो हमने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये लाइन मार देंगे। अगर लाइन नहीं मारते तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं लाइन में बचा रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा, इसलिए मैंने लाइन मार दी ताकि ये एंट्री अलग सेपरेट नज़र आए, ये एंट्री सेपरेट अलग नज़र आए। ये याद कर लिएगा कॉस्ट की एंट्री बना सी। अब जब कॉस्ट ऑफ गुड्स की एंट्री, अब आपके अंदर सवाल में जो ट्रांजेक्शन दी जाएंगी, अब उनकी एंट्री बनाना शुरू करिएगा, ठीक है। अब हम उनकी एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट करें सवाल का ट्रांजेक्शन हमको दी है, सवाल में ट्रांजेक्शन दी है डाउन पेमेंट की, हमें दे दी सवाल है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट बोलते हैं एडवांस पेमेंट को, जो हम दुकानदार को कोई चीज़ किस्तों में लेने से पहले जो एडवांस में पेमेंट करते हैं, कैश देते हैं एडवांस में कुछ भी थोड़ा बहुत, तो वो डाउन पेमेंट का लफ्ज़ आता है, डाउन पेमेंट। यानी एडवांस पेमेंट को हम क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट। तो अब एडवांस पेमेंट हमारी जो होती है कलेक्शन होती है, चूँकि एक तरीके का कलेक्शन, तो यहाँ पे कलेक्शन की एंट्री पास हो जाएगी आपकी। क्या कारोबार को क्या मिला है, कैश मिला है कस्टमर से एट द टाइम, जिस वक्त उसको किस्तों में माल दे रहा है, तो उससे कस्टमर से कुछ एडवांस में ले लिया, जिसको हम डाउन पेमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कैश मिला है। अब ये कैश जो है मैंने टोटल वहाँ पर जो है 1 लाख रुपए की टोटल कलेक्शन दिखाई थी, तो मैं अब इसको मुख्तलिफ किस्तों में दिखाया था। मैंने एट द टाइम ऑफ जो है 40,000 रुपये का मैंने इससे एडवांस ले लिया कस्टमर से। 5 लाख की चीज़ पर मैंने 40,000 रुपये का एडवांस ले लिया कस्टमर से। मैंने कैश डेबिट, कारोबार का कैश आ गया, और क्या क्रेडिट हो जाएगा, ये जो हमने 5 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट अकाउंट से डेबिट किया था शुरू में, ये जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट से हमने डेबिट किया था 5 लाख का, अब चूँकि इसमें 40,000 रुपये कैश आ गया, तो ये अब डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होता है क्रेडिट हो जाएगा ये। अब इसको हम क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज करेंगे। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवियर को 40,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ये टू नरेशन करेंगे, टू रिकॉर्ड एडवांस रिसीव या डाउन पेमेंट, कुछ भी लिख लें आप, या ये टू रिकॉर्ड कलेक्शन कर लें, या तो वसूली, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कलेक्शन लिख सकते हैं, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर कर सकते हैं, बड़ा भी लिखना चाहिए थोड़ा, या टू रिकॉर्ड डाउन पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी 3 चीज़ें। अब फिर सवाल के अंदर देखेंगे कोई एंट्रियाँ, सवाल के अंदर सवाल से चलेंगे। अगर सवाल में उन्होंने कह दिया है कि परचेजिस करी है, उन्होंने परचेजिस की एंट्री पास करेंगे, परचेजिस ऑन अकाउंट। अब कारोबार ने माल कहीं से खरीद कर लाया, उधार बेचने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट पे, उसकी परचेजिंग की कहेंगे एंट्री क्या पास होगी, वो एंट्री आप लिख ले। अब मैं आपको बना देता हूँ परचेजिंग एंट्री क्या होती है, क्योंकि कारोबार जो बेच रहा है वो भी तो कहीं से खरीद के लेकर आएगा ना। अब चूँकि हमने इसको कहा है कि परपेचुअल सिस्टम है ये, तो हम यहाँ पे मर्चेंडाइज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर ये मैं पीरियोडिकल सिस्टम करता तो मैं परचेजिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता जब मर्चेंडाइज़ की बात आएगी। अब ये मर्चेंडाइज़ परचेज़ करके लेकर आया है उधार में, ताकि इंस्टॉलमेंट से बेचेगा तो कारोबार सैयद ब्रदर्स, तो मैं इसकी एंट्री पास करूँगा, मर्चेंडाइज़ को डेबिट करूँगा, चूँकि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। मर्चेंडाइज़
मैंने मर्चेंडाइज को डेबिट करी। फर्स्ट करो सवाल में दिए फिगर कि इसने परचेज़ करी है 2 लाख रुपए की। कोई आइटम परचेज करके लाया जो इंस्टॉलमेंट सेल में बेचेगा महंगा करके, वो 2 लाख रुपए का है। अब इसने ऑन अकाउंट में पेमेंट नहीं करी, बाद में ऐसा पेमेंट करते रहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे अकाउंट पे बिल। इसके साथ कहीं भी इंस्टॉलमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा, ये इसकी अपनी परचेज है दुकानदार की। कस्टमर के साथ जो डीलिंग होगी वहाँ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीव का इस्तेमाल होगा। अकाउंट पे बिल ये कैश में भी ला सकता है, कैश पेमेंट करता था कैश क्रेडिट कर देते। ये इम्तिहान में इस तरह टेस्ट करने के लिए आपको एंट्रियाँ देते हैं, सवाल दे देते हैं एंट्रियाँ, जबकि इस एंट्री का इससे इंस्टॉलमेंट सेल से वास्ता नहीं है, लेकिन इम्तिहान में सब अक्सर दे देते हैं एंट्रियाँ, तो आपको आना चाहिए, कंफ्यूज ना हो जाए टॉपिक में। तो हम यहाँ नरेशन करेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज, MDSE शॉर्ट में लिखते हैं मर्चेंडाइज, ऑन अकाउंट, उधार में खरीदी है। बाज़ दफ़ा जो है आप ये डिफेक्टिव मर्चेंडाइज निकलती है तो उसको वापस कर देते हैं, आप रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न क्या कर देते हैं, वो भी लिखवा देता हूँ। नंबर 5 परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की एंट्री अगर परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर पीरियोडिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ परचेज का लफ्ज़ होगा, मर्चेंडाइज का लफ्ज़ नहीं होगा। और जब रिटर्न करेंगे परचेज रिटर्न होगा या मर्चेंडाइज रिटर्न होगी। परचेज रिटर्न, जब परचेज रिटर्न की एंट्री पास करेंगे, आपको ये भी, इसका भी इंस्टॉलमेंट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अक्सर मैंने देखा इम्तिहान में दे देते हैं वो एंट्री पास करने के लिए। तो आपको परचेज रिटर्न की फर्स्ट ईयर वगैरह में आप सब पास करके आएँ, सीख कर आएँ, लेकिन हो सकता है आपके जहन से निकल गया हो। मैं यहाँ ये 5 मिनट में कर रहा। अभी हमने कुछ डिफेक्टिव गुड्स परचेज करके लाए थे, जो ऊपर परचेज नहीं करी, परचेज मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। फर्स्ट करें, इसमें से 20,000 रुपये का गुड्स जो डिफेक्टिव निकला है वो वापस कर दिया। तो वापस करेंगे तो ये एंट्री जो हमने पास की थी परचेज उलट हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी एंट्री। सेम अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपये से, और मर्चेंडाइज क्रेडिट हो जाएगी 20,000 रुपये से। अकाउंट पेबल 20,000 रुपये से डेबिट कर दिया, और इसे मर्चेंडाइज डेबिट किया था हमने, इसको क्रेडिट करेंगे, चूँकि वापस रिटर्न हो गई, चली गई। यहाँ रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रेडिट कर दिया। अगर पीरियोडिकल सिस्टम इस्तेमाल करते तो हम परचेज रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। प्राइस क्रेडिट होगी 20,000 रुपये से। नरेशन करेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न। यहाँ लिख रहा है नरेशन में, लेकिन एंट्री में नहीं हमने इस्तेमाल करा ये लफ्ज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्रियाँ वो हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में सीखी है। इसका इंस्टॉलमेंट सेल से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन इंस्टॉलमेंट सवाल के अंदर ये ट्रांजेक्शन दे देते हैं, तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, भूल चुका। इसलिए मैंने ये फॉर्मेट के अंदर आपको बना दी है, तभी दे दें। नंबर 6, अब ये भी कर सकते हैं कि इसकी एग्ज़ाम के अंदर जो हमने इसका वास्ता नहीं है इससे, परचेज़ की पेमेंट कर दी, उधार में ली थी मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट एंट्री पास की थी, इनकी इन्होंने पेमेंट कर दी। कहते हैं पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट क्यों, हम सप्लायर तो उधार माल खरीदते हैं, सप्लायर टू सप्लायर्स। मैं ज़्यादा पॉसिबल एंट्री बना रहा हूँ आपको। सप्लायर को आपने पेमेंट कर दी, यानी जो सैयद ब्रदर्स ने माल ख़रीदा था अब उसकी पेमेंट कर रहा है। क्योंकि हमें पता है हमने पहले 2 लाख का माल ख़रीदा था, आपको नज़र आ रहा है। उधार कितना था, 2 लाख रुपए का था, लेकिन उधार अब फिर 20,000 का माल वापस कर दिया। अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट में 2 लाख रुपए का है, डेबिट में अकाउंट पेबल 20,000 का है। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस किया तो क्रेडिट में 1,80,000 का रह गया। 1,80,000 की वो सवाल में कह रहा है पेमेंट कर दी। बाद जब आप पेमेंट का लफ्ज़ नहीं अमाउंट नहीं लिख के देते, बल्कि पेमेंट कर सप्लायर तो इस तरह इनका देख लिएगा क्रेडिट अकाउंट पेबल कितना है वो, और अगर कोई डेबिट है, रिटर्न वगैरह हुआ या पहले से पेमेंट, सारे डेबिट माइनस करके जो बचेगा वो पेमेंट कर दें। वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम जब पेमेंट करेंगे तो अकाउंट पेबल को डेबिट कर देंगे। अकाउंट पेबल डेबिट जाएगा। कितना बचा था हमारा, 2 लाख का अकाउंट पेबल था, 20,000 का डिफेक्टिव गुड्स वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, 1,80,000 रह गया, 1,80,000 वापस कर दिए, पेमेंट कर दी सप्लायर को। क्या किस शक्ल में दी, कैश में दी है, पेमेंट की है, कैश क्रेडिट 1,80,000।
ये तो एडिशनल ट्रांजेक्शन थी जो सवाल में लगी भी आ जाती हैं, जिसका इंस्टॉलमेंट एंट्री से वास्ता नहीं है, कभी देते हैं कभी नहीं देते, ये मैंने इसलिए फॉर्मेट बनाते हुए रख दिए। अब मैं आता हूँ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल की एंट्रियों की तरफ। टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर, ये नरेशन कर दिया अपने, नरेशन करना बहुत ज़रूरी है, याद रख लें। अब हम आते हैं, हमने इंस्टॉलमेंट सेल भी कर ली, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की भी एंट्री पास कर ली, डाउन पेमेंट की एंट्री पास कर ली। अब कलेक्शन आ रही है कस्टमर के पास से। नंबर कलेक्शन, कलेक्शन माने वसूल, या भी वसूल हो रहा पैसा, मंथली कलेक्शन आ रही है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स जिन्होंने आपसे इंस्टॉलमेंट सेल में माल खरीदा है, ये एंट्री इंस्टॉलमेंट सेल की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी एंट्री हम पास करते हैं आपके सामने। यहाँ पे ये सब याद कर लें, आपको याद करने वाली एंट्री फॉर्मेट है, जाकर जितनी अच्छी एंट्री आपको प्रैक्टिस होगी, याद होगी, आप जल्दी सवाल हल कर लेंगे। इस हमेशा जब भी कलेक्शन आएगी, सवाल के अंदर दी होगी कलेक्शन, तो आप क्या करेंगे, कैश, अगर चेक की शक्ल में तो बैंक लिखेंगे, अगर डायरेक्ट आपके बैंक में आई तो बैंक लिखेंगे, नहीं तो कैश लिखेंगे। यहाँ पे कैश याद रख लें आप, कैश। फर्स्ट करें, कलेक्शन आपके पास आई है, यहाँ पर जो है हमने 1 लाख रुपए की शो करी थी पिछले सवाल के अंदर, जो आपको कंपटीशन शो कराया था कि कलेक्शन आपको जो है 1 लाख रुपए की थी। हमने यहाँ पे इस सवाल के अंदर ऊपर 40,000 की डाउन पेमेंट की शक्ल में शो कर दी आपको। यहाँ कलेक्शन चूँकि 60,000 की रहेगी, हम पूरी 60,000 की वसूल कर लेते हैं कलेक्शन। यहाँ पे हो सकता है मुख्तलिफ किस्तों में आ रही होगी, 3-4 आएगी, 3-4 20-20 हज़ार रुपये की किस्तें आ रही हैं, तो जितनी 20,000 की किस्त आएगी उतनी वाली एंट्री पास करते हैं। कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट कौन सी, अब जितनी भी आएंगी, अगर 20-20 हज़ार की आ रही है तो बार बार एंट्री पास करते रहेंगे, रिपीट होती रहेगी एंट्री। 20,000 नंबर डाल के, तारीख डाल के कर देंगे। मैंने टोटल एंट्री ले ली, इसके टोटल कलेक्शन आ गई 60,000 रुपये की। ठीक है, 60,000 रुपये की। हो सकता है ये 3 किस्तों में आई हो, तो 3 एंट्रियाँ बनेंगी अलग अलग, हर किस्त की अलग यही एंट्री बनेगी, यही बनेगी। अमाउंट 20,000 20,000 20,000 20,000 बन जाएगा। टू रिकॉर्ड कलेक्शन, ये आपकी इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री है। कलेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी कलेक्शन की एंट्री पास हो गई है इंस्टॉलमेंट के हवाले से। अब इंस्टॉलमेंट के हवाले से फिर हम एक और एंट्री पास करते हैं। अब हमारे पास जो है कलेक्शन भी आ चुकी है हमारे पास। अब हमको मालूम करना है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। कलेक्शन के अंदर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, इससे चलते हैं, चलें। अब हम क्या काम करेंगे, एंट्री कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट सेल को और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्लोज करेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल चूँकि सवाल के अंदर क्रेडिट हुआ हुआ, जो अभी हमने फॉर्मेट बनाया एंट्री का, इंस्टॉलमेंट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुई है, दोनों उलट हो जाएंगे, क्लोज करेंगे। तो चलें क्लोज करते हैं एंट्री। नंबर हमने कितने लिख लिए, कितने नंबर करे थे पीछे, हमारा लास्ट नंबर था 7 हो गया था, 8वां नंबर। क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, इन दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे हम। यहीं पे डेफर्ड, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मेट किए हैं उसमें जो हमारा फ्यूचर में मिलने वाला टोटल मुनाफा है 2 लाख रुपए का, जो हमें बताया था। 5 लाख रुपए की सेल थी, 3 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, 5 में से 3 लाख माइनस करा, 2 लाख रुपए का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आया था, जो हमें फ्यूचर में मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता किस्तों की शक्ल में, कलेक्शन की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता। तो 2 लाख रुपये था, उसकी फिर हमने परसेंटेज कैलकुलेट बताई थी, 40% बन रही थी। अब उस अमाउंट को हमको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड जब भी होगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जब हम इंस्टॉलमेंट सेल को क्लोज करेंगे और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को क्लोज करेंगे, वहाँ ये रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं ये, ठीक है। अब इसकी एंट्री याद रख लें, सब जगह
इंस्टॉलमेंट सेल अकाउंट रिसीवेबल हमने अब आगे जो अपनी पहली एंट्री पास की थी फॉर्मेट के अंदर, वहाँ क्रेडिट किया था। जब भी किसी चीज़ को क्लोज करते हैं इसको उलट हो जाता है, क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं, डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं। तो इंस्टॉलमेंट सेल को हम क्या करेंगे, अब इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंट को जो हमने 5 लाख रुपए से डेबिट किया था, यहाँ 5 लाख रुपए से अब हम इसको डेबिट कर देंगे, वहाँ क्रेडिट किया था। जब डेबिट और क्रेडिट का हम बैलेंस करेंगे ज़ीरो आ जाएगा। जैसे प्लस और माइनस का अगर 50,000 5 लाख रुपए प्लस हैं और 5 लाख रुपए माइनस हैं तो बैलेंस ज़ीरो आता है। इसी तरह अकाउंटिंग में प्लस माइनस की जगह पे डेबिट और क्रेडिट चलता है। इंस्टॉलमेंट सेल पहले 5 लाख रुपए की क्रेडिट थी, हमने क्लोज करने के लिए 5 लाख से डेबिट कर दिया, बैलेंस ज़ीरो हो गया क्योंकि गुड्स अब नहीं है। इंस्टॉलमेंट सेल को 5 लाख से क्लोज करा और हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को हमने क्लोज किया था 3 लाख रुपए से सेकंड एंट्री के अंदर, ऊपर फॉर्मेट के अंदर। तो वो डेबिट किया था, उसको क्लोज करने के लिए 3 लाख रुपए वाला अमाउंट को कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को हम क्रेडिट कर देंगे, उलट हो जाएगा यहाँ पे, ताकि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस जीरो हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, ये 3 लाख रुपए से हमने क्रेडिट कर दी। जो कॉस्ट थी वहाँ पे डेबिट की थी हमने एंट्री में, जब रिकॉर्ड की थी डेबिट की थी, अब रिकॉर्ड की हुई आइटम को क्लोज कर रहे हैं तो वो उलट हो गया, उसका डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट हो गई। इसी तरह जब इंस्टॉलमेंट सेल को हमने रिकॉर्ड किया था क्रेडिट में रिकॉर्ड किया था, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, एडजस्ट की जाती है, डिक्रीज की जाती है डेबिट में करके। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो हमने डेबिट कर दी। इसी तरह इस एक्सपेंस को क्लोज करा तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है देखें, 5 और 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का हमने वहाँ पे कंप्यूटेशन करके दिखाया था, ये था, इसका नाम रखा था हमने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये रिकॉर्ड हो रहा है पहली बार, DGP भी बोलते हैं इसको, या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। डेफर्ड स्पेलिंग चेक कर लिएगा, FFERED आता है या FF या सिंगल FERRED। मैं हो सकता है गलती कर रहा हूँ कोई स्पेलिंग की, डेफर्ड कंफ्यूज हो रहा हूँ स्पेलिंग के अंदर, इसलिए गलती हो रही है। अब मैं यहाँ FFERED हो गया या DEFERRED हो गया, मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं आप स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लिएगा। इस डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपको स्पेलिंग में मुसला आ रहा है तो आप ये लिख देंगे यहाँ पे DGP, या इसको अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, URGP भी लिख सकते हैं। अनरियलाइज, U से अनरियलाइज हो गया, G से ग्रॉस, P से प्रॉफिट, URGP, या ये URGP। हम UR को हटा सकते हैं, UGP भी करते हैं, URGP भी कर सकते हैं। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या पूरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैंने मुख्तलिफ अल्फाज लिख दिया। आप इम्तिहान में कोई भी एक लिखिएगा। 2 लाख रुपए, अब ये हमने पहली बार रिकॉर्ड किया 2 लाख रुपए का डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, वो मुनाफा जो हमें आहिस्ता आहिस्ता किस्तों की शक्ल में फ्यूचर में मिलेगा। और जैसे जैसे हमें मिलता रहेगा ये अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जिस तरह कलेक्शन आती जाएंगी, कलेक्शन में 40% डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का, हर कलेक्शन से 40% निकाल लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें वसूल हो जाएगा मुनाफा, जिसको RGP भी बोलते हैं। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मीन RGP, वो हम रिकॉर्ड करेंगे जब कलेक्शन आएगी, जब, और वो ये एडजस्ट होगा, ये क्रेडिट, इसको तो हमने टोटल रिकॉर्ड कर लिया। अब जैसे कलेक्शन आएगी RGP हमारे को मिलता जाएगा, ये डेबिट होकर कम क्लोज होता जाएगा। इसकी नरेशन करेंगे, टू क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, चाहो तो और बढ़ा दें, एंड रिकॉर्ड डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और नरेशन बढ़ाना चाहें तो लिख दें एंड रिकॉर्ड, हमने रिकॉर्ड किया डेफर्ड ग्रॉस 2 लाख रुपए का, वरना यहीं शॉर्ट कर दें, बस लिखना ज़रूरी है शॉर्ट के अंदर था। अब इसके बाद जब आप ये कर लेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, अब हमारे पास कलेक्शंस आई हैं। एक हमारे पास कलेक्शन आई है 40,000 की डाउन पेमेंट एडवांस की शक्ल के अंदर, और एक कलेक्शन की आपका फॉर्मेट आप देगा 60,000 रुपये की। तो अब हम इसके ऊपर हम रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करेंगे, यानी 40% हमने इसका अपना कंफर्म मुनाफा कमा लिया, वो रिकॉर्ड करेंगे। चलते हैं, पहले इसका कंपटीशन करते हैं, फिर एंट्री पास करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे कंप्यूटेशन
कितना मुनाफा बना है नहीं पता नहीं हमें भी, इसलिए मालूम कर रहे हैं। कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कलेक्शंस। ये हमने हेडिंग बना दी। अब हम अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे को पता है, हमने पीछे अपने फॉर्मूला आपको फार्मूला बताया था आरजीपी का, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। हमने बताया था टोटल कलेक्शन लेंगे आप, टोटल कलेक्शंस जितनी भी मुख्तलिफ किस्तों की शक्ल में सबको जमा कर लेंगे, डाउन पेमेंट सब जमा कर लेंगे, ज़रा 100 करेंगे, सवाल बताया था, और डिवाइडेड, बस डिवाइड नहीं करेंगे इसको, और डिवाइडेड बाई, ये 100 नहीं करेंगे, यहाँ परसेंटेज अप्लाई करेंगे, DGP परसेंटेज, DGP परसेंटेज, ठीक है, नीचे रख देंगे 100। चलें आप करते हैं हम। ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो कि 40% थी, हमने अब कैलकुलेट अपने पहले वाले सवाल जो आपने करा था 40% आपको अभी शुरू में दिखाया भी आपको 40%। तो टोटल कलेक्शन हमारे पास आई है, पहले 40,000 रुपये की डाउन पेमेंट की शक्ल में आई थी, एंट्री नंबर 3-4 के अंदर कहीं लिखा हुआ है। फिर आपको आइए कलेक्शन जो आपकी टोटल आई है कितने की, 7वीं एंट्री में किसी में देख लिया कलेक्शन, कैश डेबिट है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट से क्रेडिट है 60,000 रुपये की। तो 40 और 60 कितना, 1 लाख रुपये की आपके पास टोटल कलेक्शन आई है। ये कलेक्शन टोटल कलेक्शन हमने 1 लाख रुपये लिख दिया। DGP परसेंटेज कितनी है सवाल में, 40%। जब परसेंट की बात आती है नीचे 100 आ जाता है, 40। ये निकाल लेते हैं हमारे पास कितने RGP आया है, RGP रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, कंफर्म प्रॉफिट। तो ये इसको सिफर को इससे काट दिया हमने, इस सिफर को इस सिफर से काट दिया, 1 2 3 4 सिफर रह गए, 1 2 3 4 सिफर डाल लिया, 4 1 जा 4। ये 40,000 की कलेक्शन हमारे पास आई है, ये कंफर्म हो गई 40,000 की कलेक्शन। लिहाजा अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे 40,000 की कलेक्शन की, ये जो हमने कंप्यूटेशन किया है। इस तरह इम्तान में कंप्यूटेशन करिएगा, कलेक्शन के ऊपर अपना RGP मालूम करिएगा। RGP की एंट्री कैसे बनती है मैं बनाता हूँ फॉर्मेट के अंदर आपको सामने। चलते हैं एंट्री की तरफ, चलें। ये हमारा एंट्री नंबर 9 है, फॉर्मेट के अंदर हम बना रहे हैं आर रियलाइज, पूरा लिख दो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। एंट्री किसकी है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट यानी RGP की, इसको RGP भी बोलते हैं। ये अब मैं इसकी एंट्री आपके सामने पास कर देता हूँ। आप इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 सवाल करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। इतना मुश्किल सवाल नहीं होता, ये सवाल को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है बस। अगर आपको ये मैंने जितना बातें बताई हैं, मेरी इन बातों को आप बार बार सुन के रखेंगे, आपके ध्यान में कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ईजीली आपको सवाल समझ में आ जाएगा। यही सारी बातें डिस्कस होती हैं घुमा फिरा के, जो मैंने अभी आपके सामने उर्दू में बोल रहा हूँ, सारी बातें यही लिखा होता है उसके अंदर, लेकिन आपकी समझ के अंदर कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप समझ नहीं पाते, गलत कर दें सवाल को। तो आप मेरे लेक्चर को बार बार दोहरा के देखें तो आप आसानी से यही सारी बातें रिपीट सवाल में होंगी, तो आप आसानी से सवाल कर लेंगे। तो RGP की एंट्री में जब भी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने जाएंगे, जो हमने ऊपर एंट्री पास की है, ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की क्रेडिट किया है 2 लाख रुपये से। जितने अमाउंट का आप रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे उतने अमाउंट से ये क्लोज होता जाएगा, डेबिट होता चला जाएगा। ये क्रेडिट में है ना, उतने अमाउंट से क्लोज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा 40,000 का कंफर्म प्रॉफिट हो गया, RGP रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमने हमेशा जब भी प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में होता है, RGP रियलाइज RGP, ये क्रेडिट में 40,000 का आपका रिकॉर्ड हुआ है, आपकी कंफर्म आमदनी हो गई है। इनकम हमेशा क्रेडिट में शो की जाती है, ठीक है, 40,000 की। अब हमारे पास जो पहले डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड, इसको एडजस्ट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, उतने अमाउंट से कम कर देंगे इसको, ठीक है, डिक्रीज कर देंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को। ये जो प्रॉफिट फ्यूचर में मिलने वाला प्रॉफिट है, 40,000 का प्रॉफिट मिल गया है, तो अब ये फ्यूचर में मिलेगा, तो लिहाजा उतने अमाउंट से अकाउंट क्लोज हो जाएगा इसका, DGP के नाम से, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 से DGP उतने अमाउंट से कम हो गया और RGP में कन्वर्ट हो गया। RGP आपका कंफर्म प्रॉफिट हो गया। नरेशन कर देंगे, टू रिकॉर्ड आर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट एंड क्लोज
डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इतने अमाउंट से। ये मैंने ब्लैक से कर दी, पहले ब्लू से कर रहा हूँ, फिर ब्लैक हाथ में आ गया पेन, ब्लैक से कर दी। चलें, आपको याद रहेगी आरजीपी की एंट्री ब्लैक में हुई है, नज़र आ जाएगी। इस तरह जैसे जैसे आपकी कलेक्शन आती जाएगी ना मुख्तलिफ, ये तो हमने पूरी एक साथ कर ली थी, अगर आपको आप अलग अलग कलेक्शन आती जाएगी और वो कहता है इम्तहान में हर कलेक्शन पे आप रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट शो करें। सवाल में 6 ट्रांजेक्शन अलग अलग दे दिए उन्होंने कलेक्शन की, इस तारीख को इतनी कलेक्शन आई, इस तारीख को, तो आपको हर तारीख के हिसाब से जो है कलेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे पहले हर तारीख को, फिर उसका आरजीपी और डीजीपी की अलग अलग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, यहाँ तो मैंने एक साथ टोटल करके बता दी आपको, बहुत सारी एंट्रियाँ बन जाती, उन सबका टोटल सही है। अब हम चलते हैं इसके बाद सवाल में आपको ये सारी रेलिवेंट एंट्री थी किसी इंस्टॉलमेंट सेल की। अब सवाल में कुछ अनरेलिवेंट एंट्री भी देते हैं, एक्सपेंसेस पेड कर दिए आपने, आपको कहते हैं आपने एक्सपेंसेस के लिए, वो इससे हर कारोबार में एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल से मुतालिक एंट्रियाँ तो यही थी। और अब सवाल चूँकि आपको दे रहे हैं, वो कह देंगे जनरल एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंस आ गए, जनरल लिख देना, जनरल एक्सपेंसेस पेड, आपने पेड कर दिया, इसकी एंट्री पास करें। आपको पता है ये तो आसान है, पहले से बनाई थी, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये कारोबार की अपनी एंट्रियाँ होती हैं कारोबार चलाने की। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। फर्स्ट करें आपने 20,000 रुपये के जनरल एक्सपेंस पेड करें, इसमें बहुत सारी चीज़ आ गई, मुख्तलिफ नौइयत के एक्सपेंस होगा, सबका नाम जनरल दे दिया, वरना इंडिविजुअली नामों से एक्सपेंस होते तो उन नामों से हम यहाँ डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस को, और कैश हर एक का कैश क्रेडिट करते हैं, या सबका टोटल मिला के कैश क्रेडिट कर देता है। टू रिकॉर्ड जनरल एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह सकते हैं, ये कारोबार के अपने एक्सपेंस जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई प्रीपेड की एंट्री आती है तो प्रीपेड रिकॉर्ड कर देंगे कारोबार का, प्रीपेड जो भी इंश्योरेंस है तो डेबिट कर देंगे, या प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे। ये कारोबार की अपनी इंस्टॉलमेंट सेल से उसका वास्ता नहीं, इंस्टॉलमेंट सेल की जो मैंने फॉर्मूला दी वही एंट्रियाँ बनेंगी, आपको उनको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये कहते हैं क्लोज करें, सवाल के अंदर कहते हैं रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को क्लोज कर दें। अब रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को भी आपको क्लोज करना पड़ता है, ये जो आपने आरजीपी की एंट्री पास करी, ये आपका मुनाफा है, मुनाफे को भी साल के आखिर में क्लोज किया जाता है। तो हम क्लोज करने के लिए मुनाफे को, और एक जनरल एक्सपेंस आ गया, हर साल के आखिर में जितने एक्सपेंस हैं वो भी क्लोज होते हैं। बाकी क्लोजिंग तो हम कर चुके हैं, यहाँ ऊपर इंस्टॉलमेंट सेल को क्लोज कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को क्लोज कर चुके हैं। ठीक है, और अब हमारे पास जो क्लोज करने की एंट्री रह गई है, ये एक एक्सपेंस रह गया है आपका, और एक ये मुनाफा रह गया आरजीपी, इनको क्लोज करेंगे तो ये हमारा आज का फॉर्मेट वाला सवाल मुकम्मल हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट सेल अकाउंट मुकम्मल। एक केस रह जाएगा रिपोजिशन का, जब हम एग्जामिनेशन सवाल करेंगे उसके साथ ही रिपोजिशन में कंप्यूटेशन कैसे होता है वो करके बताएंगे, वो आपको फॉर्मेट समझ आएगा। वो हर मरतबा चेंजिंग उसमें थोड़ी बहुत आती है तब्दीली, तो मैं उसको सवाल के साथ ही हल कराऊंगा, फॉर्मेट में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे हैं, क्लोज आरजीपी एंड अदर एक्सपेंसेस, कारोबार के अदर का लफ्ज़ लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो भी दीगर एक्सपेंसेस होंगे इन सबको क्लोज कर दो, आखिरी में क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। अभी ये आगे पीछे हो सकती है एंट्रियाँ, लेकिन आपको याद रखना है कि इस चीज़ की एंट्री ये होती है, इस चीज़ की एंट्री होती है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब मैं पास कर रहा हूँ क्लोजिंग एंट्री, क्या करें, जैसे आरजीपी को मैंने मुनाफा है ये कारोबार का 40 कन्फर्म 40,000 के, रेवेन्यू हमेशा जब भी इंक्रीज़ करती है क्रेडिट की है, मैंने क्रेडिट में की है, और रेवेन्यू का रूल ये है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के अंदर, जब रेवेन्यू को डिक्रीज़ करेगी या क्लोज होगी तो वो क्या है, डेबिट हो जाएगी। अब हम इस रेवेन्यू को क्लोज कर रहे हैं तो लिहाजा इसका उलट हो जाएगा, इसको डेबिट कर देंगे। आरजीपी को हम डेबिट कर देंगे 40,000 से, क्लोज हो गई है। ठीक है, ये आपने क्लोज कर दी, और कौन से अकाउंट से क्लोज करेंगे, एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैं कर देता हूँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से मैं क्लोज कर रहा हूँ।
आप चाहें तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी क्लोज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक ब्रिटिश टर्म है और एक अमेरिकन टर्म है। अमेरिकन टर्म में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इस्तेमाल होता है किताबों में, और ब्रिटिश इंडियन किताबों के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। बात देखिए, आप किसी से भी क्लोज करें, मैंने 40,000 ये आपके रेवेन्यू आरजीपी क्लोज हो गया। टू क्लोज RGP अकाउंट, ये हमने क्लोज कर दिया। चूँकि इसी एंट्री में ऊपर लिखा है एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। ये एंट्री नंबर 1 हो गई। एंट्री नंबर 2 एक्सपेंस को क्लोज कर रहा हूँ मैं। जनरल एक्सपेंस है मेरे पास, मैंने जनरल एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया भाई, ये रहा जनरल एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ भाई, डेबिट में है 20,000 का। इस जनरल एक्सपेंस को मैं क्लोज करूँगा तो ये क्रेडिट हो जाएगी। एक्सपेंस का रूल ये है कि जब भी उसको डिक्रीज़ करेंगे या क्लोज करेंगे तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। जब रिकॉर्ड करते हैं डेबिट करते हैं, जब उसको क्लोज करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। एक्सपेंस का रूल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब आपको रूल सब डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाए होंगे। चलें अभी हम दूसरी करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस को हम ये डेबिट में है तो हमने एक ऊपर से एक लाइन छोड़ी जहाँ पे उसको हमने एक्सपेंस को क्लोज कर दिया, जनरल एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। जनरल एक्सपेंस कितने के हैं, जनरल एक्सपेंस 20,000 के थे, क्रेडिट कर दिए 20,000 के। ये तो आपके क्लोज हो गए, जितने का डेबिट उतना क्रेडिट। अब सेकंड अकाउंट कौन सा लिखें, सेकंड अकाउंट वही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है क्लोज करने के लिए, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। इसको डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट कितने का, यही 20, ये मैंने 40,000 कितने का 20,000, हाँ एक्सपेंस है 20,000। यहाँ नरेशन कर देंगे, टू क्लोज जनरल एक्सपेंस अकाउंट, ये सारी क्लोजिंग हो गई। अब हमारे पास मसला है कि अब प्रॉफिट यहाँ भी हमारे पास आ रहा है, एक सब कुछ हो चुका है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का अकाउंट एक बार क्रेडिट में आ रहा है और एक बार डेबिट में आ रहा है। देखिए क्रेडिट में आ रहा है इनकम से आ रहा है 40,000 से, और डेबिट में आ रहा है एक्सपेंस से। तो अब हम ये अगर हम इसकी टी अकाउंट में पोस्टिंग करें तो क्रेडिट साइड में हम ये अकाउंट हमको शो कर रहा होगा 40,000 और डेबिट साइड में शो कर रहा होगा 20,000। तो क्रेडिट साइड में बैलेंस ज़्यादा होगा, 20,000 का मुनाफा है। तो लिहाजा आप इसका मतलब है इसका मुनाफा कितना है, 40,000 में से 20,000 के खर्चे हुए थे, 20,000 का मुनाफा रह गया जो कि प्रोप्राइटर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसको भी क्लोज कर देंगे। 40 इसमें बैलेंस पड़ा हुआ है कितने का, 20,000 का, ठीक है। ये क्लोज कर देते हैं। ये है 12वीं एंट्री है, क्लोज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। अब ये भी क्लोज करना हमने। ये आखिरी एंट्री हमारी, ये टॉपिक का फॉर्मेट मेरा ख़त्म, कोई सवाल ही पूरा ख़त्म हो गया। इसमें टोटल यही एंट्री आएंगी। एक एंट्री मैंने बताया है कि रिपोजिशन केस की एंट्री होती है, जो मैं सवाल के साथ कराऊंगा। यहाँ भी करा सकता था आपको, लेकिन आप उसको रट लेंगे, बाद में सवाल में आगे पीछे थोड़ी चीज़ हुई तो एडजस्ट करनी होती है, इसलिए मैं इसको फॉर्मेट में नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। वो होती है रिपोजिशन केस के अंदर गेन एंड लॉस ऑन रिपोजिशन, या तो लॉस होता है या गेन होता है। अच्छा, अब इसमें मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। जब क्लोज, चूँकि प्रॉफिट में है 40,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में तो अभी अकाउंट क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ रहा है। देखें 40,000 क्रेडिट में है और 20,000 डेबिट में है। अगर निकाल दो डेबिट का, इसमें निकाल दो तो क्रेडिट में 40,000 रह जाता है। तो अब क्रेडिट का जो 20,000 रह गया है, इसको क्लोज करेंगे तो फिर हम डेबिट कर देंगे, इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को 20,000 डेबिट कर दिया। अब ये कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, अब ये प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र हो रहा है प्रोप्राइटर को, सैयद ब्रादर जो मालिक हैं, कैपिटल क्या हो जाएगा, सैयद कैपिटल के बाद चला गया, सैयद कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया हमने। हर बार का जो ओनर है प्रोप्राइटर है 20,000, ये इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर। टोटल आपकी इंस्टॉलमेंट सेल की प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र कर दिया हमने इंस्टॉलमेंट। टू क्लोज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट एंड ट्रांसफ़र प्रॉफिट
टू प्रोप्राइटर। ये स्टूडेंट ये पूरा मैंने सारी आपके पास फर्जी एंट्रियां बना के फॉर्मेट पूरा आपको बना दिया है। बेहतरीन फॉर्मेट है ये आपको, आप इसको इम्तिहान में याद करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, अपना कोई भी सवाल करें हल, इस फॉर्मेट को सामने रखें। एंट्री में आपकी कोई एंट्री गलत नहीं हो पाएगी। मैं इसके बाद सवाल भी होंगे। अब आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप कहते हैं तो मैं क्वेश्चन भी हल कराता हूँ, वरना मैं सारे टॉपिक आपको बिना क्वेश्चन हल कराए सिखाता चले जाता हूँ। एक एक सवाल से एक सारा टॉपिक सिखा देता हूँ। या अगर आप कहते हैं कि इस सवाल की प्रैक्टिस कराएं, क्वेश्चन कराएं, तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा। अगर आपके कमेंट्स नहीं आते तो मैं नेक्स्ट टॉपिक ले लूँगा, उसका फॉर्मेट बना के उसकी आपको सिखाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कराना चाहते हैं मैं क्वेश्चन की, लेकिन आपके कमेंट्स का तरफ है। आपसे रिक्वेस्ट है, इंग्लिश मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आगे ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप इम्तहानात दे रहे हैं, स्टूडेंट बहुत मिलते हैं, स्टूडेंट को शेयर करें इस चीज़ों को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, हमारा चैनल भी ग्रो करें। हम आपके लिए और ज़्यादा हर क्लास की अकाउंट्स पढ़ाएं। हम आपको ICMA की भी अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हम आपको CA के अंदर जो अकाउंट्स होती है, लेकिन ये हमारे रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। चूँकि मैंने ये फील्ड में ये करा हुआ है सारी चीज़ें, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको करा सकता हूँ। लेकिन मेरे को अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं जब कराऊँगा ऐसे ही नहीं कराऊँगा चैनल के ऊपर खाली तादाद बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप इसको देखें, मैं अपलोड करता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करें।